हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और लास्ट क्लास में हमने अल्कोहल एंड फिनोल के प्रिपरेशन को लेकर बात कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक अल्कोहल और फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके एसिडिक नेचर के ऊपर डिस्कशन करना है। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग जीरो लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो आज हम उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। जिस स्टूडेंट को डाउट्स हैं कि सर मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना है, तो जो हमने ऑर्गेनिक के स्टार्ट में कैप्सूल कोर्स के नाम से 12 लेक्चर बनाए थे, उसमें एक टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से है। आप अच्छे से अटेंड कीजिए, फिर इस क्लास के अंदर आइएगा। राइट, यानी समझ लीजिए कि आज की क्लास को पढ़ने के लिए आप लोगों को कैप्सूल कोर्स की क्लासेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग से कवर किया गया था और एसिडिक और बेसिक नेचर को अलग से कवर किया गया है। लेकिन आज हम क्वेश्चन के बेस पे करेंगे। हम सबको एक बात पता है कि भाई हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या पढ़ेंगे। दो बहुत बेसिक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ओके, हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है भाई कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, और डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसमें ज़्यादा होगा जो ज़्यादा पोलर होगा। राइट, हमने एक बात देखा था कि अगर कहीं भी दो मॉलिक्यूल सेम पोलैरिटी के मिल जाएं, तो जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा उसमें डिस्पर्जन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और अगर कहीं भी दो मॉलिक्यूल सेम पोलर मिलें, राइट, पोलैरिटी उनकी सेम हो, कार्बन भी उनमें सेम हो, लेकिन ब्रांचिंग हो, तो आप सबको पता है ब्रांचिंग होने पर सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो डिस्पर्जन फोर्स भी डिक्रीज होगी। सीधा सा मतलब है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है पोलैरिटी के ऊपर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप एग्ज़ाम में इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं रखोगे, ये याद रखने के तरीके हैं। समझ में आ गया? जिनको मैं केमिस्ट्री की भाषा में बार बार जुगाड़ कहता हूँ, कि जुगाड़ के हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ कर लेते हैं, जुगाड़ बना दिया है हमने, राइट, याद रखने के लिए। ओके, चलिए तो पहले बॉइलिंग पॉइंट को लेकर क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट, दूसरी तरफ इसी के साथ एक चीज़ और लिख देता हूँ, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ताकि हमें डाउट्स ना हो। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, अब आप सबको पता है वाटर तो खुद पोलर है, वाटर इज पोलर। सो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, जो ज़्यादा पोलर होगा वो पानी में ज़्यादा घुलेगा। क्लियर हो गया? अगर मान लो दो मॉलिक्यूल सेम पोलर हैं, एक में कार्बन कम है और एक में कार्बन ज़्यादा है, तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर है तो डेफिनेटली वो हाइड्रोफोबिक है, तो कार्बन बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी घटेगी। वाटर पोलर और हाइड्रोकार्बन पार्ट, वाटर पोलर है और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो क्या है, डेफिनेटली नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा ना, आप सबको पता है ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया घटेगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट का सरफेस एरिया घटेगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब इसके लिए हमने क्या जुगाड़ याद रखा, पोलैरिटी इनटू ब्रांचिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन, ये जुगाड़ आपको ध्यान रखना है। फिर आपको सीधा सीधा मामला रीजन्स के ऊपर ही जाना है। तो अब हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी को लेकर। मेरा पहला क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट नंबर 1 के अंदर नंबर 1, राइट, CH3 CH2 CH3 से ज़्यादा CH3 CH2OH। सबको पता है इंटरमोलिकुलर डिस्पर्जन फोर्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, आप लोग जीरो लेक्चर में भी जा सकते हो, जो पहले आप लोगों को कराया गया था। CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड एंड CH3 CH2OH एल्कोहल, इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल में आप सबको पता है भाई, एल्कोहल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। राइट, यानी दो मॉलिक्यूल्स क्योंकि स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव है, तो दूसरा जो एल्कोहल है, राइट,
वहाँ पर भी स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव है, तो इस तरह से H बॉन्डिंग देखने को मिलेगा अल्कोहल्स। सो सेकंड क्वेश्चन में अल्कोहल को लेकर बात कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन CH3NH2 से ज़्यादा CH3OH, दोनों में ही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH में भी और OH में भी, लेकिन OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, राइट। सो मोर पोलर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग मिलेगी एमीन की तुलना में, आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। चलिए, ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिसको टॉपिक पढ़ना है मैंने बता दिया, कैप्सूल कोर्स का प्लेलिस्ट खोलिए और उसका आप लोग बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर पढ़िए, वहाँ जाकर क्लियर होगा, राइट। चलिए, द नेक्स्ट वन इज CH3OH एंड CH3CH2OH। आप सबको पता है दोनों पोलैरिटी तो सेम है, तो पोलैरिटी तो टाई हो गई। अब जिसमें कार्बन ज़्यादा है उसमें डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चलिए, CH3CH2OH इथेनॉल एंड C6H5OH फिनॉल, राइट। फिनॉल का है क्योंकि दोनों में पोलैरिटी सेम है, तो पोलैरिटी छोड़ दो। अब नंबर ऑफ कार्बन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर आपका डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH2 CH2 एंड OH और CH3 COH एंड CH3। अब ध्यान से देखिए कि पहले वाले में भी OH है और दूसरे वाले में भी OH है, पोलैरिटी सेम है। क्लियर हो गया? तो अब आप चले जाइए कार्बन के ऊपर, कार्बन भी सेम है दोनों में 3-3। अब चले जाइए ब्रांचिंग, जो बाद वाला है उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो डिस्पर्जन फोर्स कम होगा, डिस्पर्जन फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि हम लोग जो जुगाड़ पढ़ के आए ना वो हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू पोलैरिटी इनटू कार्बन अपॉन ब्रांचिंग, PCB। PCB बॉइलिंग पॉइंट के लिए और PBC, राइट। तो ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट PCB, राइट। पोलैरिटी फेल, ओके, छोड़ दिया। कार्बन फेल, छोड़ दिया। क्या आ गया? ब्रांचिंग के ऊपर आ गए, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इन्वर्सली रिलेशन दिखा रहा है, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन, CH3 COH CH3 और CH3 टर्सरी एल्कोहल, CH3 CHOH CH2 एंड CH3 सेकेंडरी एल्कोहल एंड CH3 CH2 CH2OH। सो फिर वही मामला, क्या याद रखा सर? बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू PCB, PC/B लिखा, राइट। अब PC/B में पोलैरिटी चेक किया, पोलैरिटी सभी में OH की वजह से है, छोड़ दिया, राइट। कार्बन चेक किया, सब में सेम कार्बन है। ब्रांचिंग देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। सो आप इस तरह का एरो लगाओगे। तो ये हमारे लिए बॉइलिंग पॉइंट को लेकर पहला सेक्शन था। होपफुली आप लोग इसके क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्यूबिलिटी इन वाटर को लेकर करते हैं। सेकंड पॉइंट इज सोल्यूबिलिटी इन वाटर, क्योंकि हम सब ने एक बात पढ़ा है कि एल्कोहल्स जो हैं वो पोलर हैं, सो आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, तो वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल हैं, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, वाटर के अंदर वो घुल जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके। दूसरी तरफ कि आप सोल्यूबिलिटी इन वाटर के लिए क्या ध्यान रखने वाले हो, आप लोगों को जुगाड़ बताया था, आपको PBC ध्यान रखना है, राइट। और इसका मतलब है जहाँ पोलैरिटी ज़्यादा वो ज़्यादा घुलेगा, जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा वहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है इसलिए ज़्यादा घुलेगा, जहाँ कार्बन ज़्यादा वहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा है,
राइट, इसीलिए कम घुलेगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। CH3 CH2 CH3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाइल CH3 CH2 OH सॉल्युबल। तो ठीक है भाई, पहला नॉन पोलर है और CH3 CH2 OH क्या है आपका, पोलर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, आप लोग पोलैरिटी कंपेयर कीजिए एल्डिहाइड की और एल्कोहल की। आप सबको पता है OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पोलैरिटी से, राइट। सो ज़्यादा पोलर ज़्यादा घुलेगा। तीसरा क्वेश्चन, CH3 NH2 एंड CH3OH। आपको पता है भाई OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर है NH से, तो आपका एल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल है एमीन से। और चलते जाइए, CH3 CH2OH एंड CH3 CH2 CH2OH। अब ध्यान से देखिए, पोलैरिटी टाई कर रहा है दोनों में। बाद वाले में कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोकार्बन ज़्यादा, मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर को रिपेल करने वाला पार्ट ज़्यादा है भाई दूसरे में, इसीलिए दूसरा कम घुलेगा, पहले वाला ज़्यादा घुलेगा। फिर ध्यान रख लेना, सोल्यूबिलिटी के लिए क्या याद किया था, पोलैरिटी ब्रांचिंग अपॉन कार्बन, मतलब पोलैरिटी जहाँ टाई हो वहाँ सोल्यूबिलिटी कार्बन का यूनिवर्सली वेरी कर रहा है, तो ये रिलेशन आपके लिए लिख दिया है मैंने। फिफ्थ पॉइंट, CH3 CH2OH एंड C6H5OH। अब आप देखिए पोलैरिटी सेम है, डिसाइड नहीं हो रहा, आप कार्बन पे आ जाइए। जहाँ कार्बन ज़्यादा वहाँ पर सोल्यूबिलिटी कम है, आपको पता होना चाहिए, राइट। एरो को भी अच्छे से मेंशन करना सीख लीजिए। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 COH CH3 एंड CH3, राइट। CH3 CH2 CHOH एंड CH3। ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है, पोलैरिटी सभी में सेम है। आप सबको अच्छे से पता है OH है सभी के अंदर, पोलैरिटी सेम है, सो यहाँ से डिसाइड नहीं होगा। अब आ गए आप कार्बन के ऊपर, क्योंकि सोल्यूबिलिटी को आप लोग PBC के आधार पे देख रहे थे, पोलैरिटी सेम है, राइट। तो आप लोग किसके ऊपर आओगे, पहले कार्बन के ऊपर ही, कार्बन भी सभी में सेम है। तो अब आप आगे किसके ऊपर, ब्रांचिंग के ऊपर, राइट। सोल्यूबिलिटी ब्रांचिंग के डायरेक्टली वेरी है, दोबारा ध्यान रख लेना, ऐसे लिख रहे हैं PBC, सोल्यूबिलिटी ब्रांचिंग के डायरेक्टली वेरी है। जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा वहाँ सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। सोल्यूबिलिटी ब्रांचिंग के डायरेक्टली वेरी कर रही है, तो जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा वहाँ सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया, क्योंकि वहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है। तो आप लिखोगे कि मोर ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग का जिक्र क्यों कर रहे हो, ब्रांचिंग का जिक्र केवल तब करेंगे हम जहाँ पोलैरिटी फेल हो जाएगी, कार्बन का पार्ट फेल हो जाएगा। सो मोर ब्रांचिंग मतलब लेस हाइड्रोफोबिक पार्ट, लेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है बेटा। सो लेस हाइड्रोफोबिक पार्ट, लेस एरिया लिख लीजिए, राइट। और लेस एरिया ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब मोर सोल्यूबल इन वाटर। सो दिस इज अ पार्ट फॉर यू, राइट। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि अगर पोलैरिटी पर बात हो ना भाई, ध्यान रखना, तो बॉइलिंग पॉइंट का और सोल्यूबिलिटी इन वाटर का ट्रेंड लगभग सेम है। क्योंकि आप सब देखो, दोनों का फॉर्मूले में आपने पोलैरिटी की बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूला में भी क्या ध्यान रखा था, PCB रखा था, और सोल्यूबिलिटी के फॉर्मूला में PBC रखा था। यानी पोलैरिटी तो जहाँ भी आपका कंपेयर करोगे, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा और उसकी सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा। मामला कहाँ आके चेंज होता है, कार्बन और ब्रांचिंग पे चेंज होता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, राइट। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है, जो हमने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में कवर किया था, राइट, वो टॉपिक था आपका एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। और समझ लीजिए, इस एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल के साथ
हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल शुरू हो गया है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। चलिए शुरू करते हैं। एसिडिक नेचर है तो थोड़ा एसिड के बारे में जान लेते हैं। कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करके बेटा सॉल्ट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एसिड राइट मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, मेटल कार्बोनेट ले लो या फिर मेटल बाई कार्बोनेट ले लो, ओके, उनके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, वाटर बनाता है और CO2 गैस इवॉल्व करता है, जिसकी पहचान आप लोगों ने देखा है कि लाइम वाटर में से पास करोगे तो वो मिल्की हो जाएगी। तो CO2 की पहचान को पता लगाने के लिए कि इवोल्व हुई गैस CO2 है, तो हम लोगों के पास एक बहुत अच्छा केमिकल टेस्ट है कि जो भी आपके पास गैस प्रिपेयर हुई है उसको लाइम वाटर में से पास कीजिए। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो गैस CO2 है। चलिए रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, चलिए 2 रिएक्शन और फालतू लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सिलेबस में P ब्लॉक में HCl है। चलो एसिड है, Na के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन, Na2CO3 के साथ रिएक्शन और NaHCO3 के साथ रिएक्शन। सो एसिड से अगर सॉल्ट बनाना हो तो हाइड्रोजन की जगह मेटल रिप्लेस करना है, राइट। ये आपको छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके। सो रिएक्शन करिए HCl के साथ, HCl के साथ सॉल्ट बनाएगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। एसिड प्लस मेटल, राइट, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एसिड प्लस मेटल बाई कार्बोनेट सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए और एक रिएक्शन लिखते हैं। HCl के बाद हम लेते हैं H2SO4। केवल वही रिएक्शन लिख रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, बस इस चैप्टर में नहीं होंगी, कहीं और होंगी। आप लोग P ब्लॉक में पढ़ोगे ये रिएक्शन भी, और आप लोग लोअर क्लासेज में पढ़ के भी आए हो। Na2CO3 NaHCO3, राइट। एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी एसिड के हाइड्रोजन की जगह मेटल आ जाएगा, राइट, सॉल्ट बन जाएगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस, राइट। एसिड प्लस मेटल बाई कार्बोनेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी भी एसिड को सॉल्ट बनाने के लिए उसके पोलर हाइड्रोजन को की जगह मेटल रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, पोलर हाइड्रोजन H पॉजिटिव को। चलिए CH3COOH एसिटिक एसिड, ये ऑर्गेनिक में ही है, आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी ये रिएक्शन। Na के साथ NaOH के साथ Na2CO3 के साथ और NaHCO3 के साथ। सो यही पोलर हाइड्रोजन है, इसकी जगह मेटल आ जाएगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड और मेटल है, एसिटिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन। सॉल्ट के एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर, एसिड और मेटल कार्बोनेट सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एसिड प्लस मेटल बाई कार्बोनेट CH3COONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान रखिएगा, तो एसिड्स के बारे में ध्यान रह जाएगा तो फिर प्रश्न क्लियर है। अब आ जाता है भाई C2H5OH, इथेनॉल,
रिएक्शन विद Na, रिएक्शन विद NaOH, राइट, क्योंकि हमने इसके एसिडिक नेचर को कंपेयर किया था पहले भी, Na2CO3 एंड NaHCO3, राइट। यहाँ भी पोलर बॉन्ड यही है, OH बॉन्ड, तो क्या होगा C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल एसिड वाली ही रिएक्शन शो कर रहा है, C2H5ONa प्लस वाटर, दिस इज द रिएक्शन, राइट। अल्कोहल एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन अल्कोहल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस इवॉल्व नहीं करता है, नॉट इवॉल्व CO2 गैस। यानी इसका मतलब ये रिएक्शन एसिड्स की रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ से ये समझ में आया आपको कि अल्कोहल जो है एक बहुत अच्छा एसिड तो नहीं है, क्योंकि वो एसिड की सारी रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। कौन सी रिएक्शन शो नहीं कर रहा? कि अल्कोहल डज नॉट इवॉल्व CO2 गैस, राइट। आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्कोहल डज नॉट इवॉल्व CO2 गैस, CO2 गैस इवॉल्व नहीं करता है, राइट। किसके साथ? विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, राइट। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ CO2 गैस इवॉल्व नहीं करता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन आपका, दैट इज रिलेटेड टू केमिकल टेस्ट, ओके। और केमिकल टेस्ट आपके लिए कि आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिए जाएं, CH3COOH और C2H5OH, राइट। एक टिपिकल एसिड है और एक अल्कोहल है, राइट। आप सब लिखोगे CH3COOH और इसमें आप लोग मेटल बाइकार्बोनेट डालिए NaHCO3, रिएक्शन लिख सकते हो, राइट। ना भी लिखो तो आप लोग लिखोगे इवॉल्व CO2 गैस, राइट। जबकि दूसरी तरफ C2H5OH प्लस NaHCO3 और आप लिखोगे नॉट इवॉल्व CO2 गैस। बस इतना सा ही मामला है, राइट, ओके। कि कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ CO2 गैस बाहर निकालता है, जबकि आपका अल्कोहल नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन आपसे मान लीजिए ये पूछ ले कि आप लोग कंपेयर कीजिए एसिडिक नेचर को, दैट इज बेंजोइक एसिड बेंजीन के ऊपर और फिनॉल, तो आप क्या कहोगे भाई कि ये बेंजोइक एसिड जो है इसको अगर आप NaHCO3 में डालोगे तो CO2 गैस इवॉल्व होगी। उससे आगे भी लिख सकते हो, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है उसकी पहचान है। लेकिन फिनॉल के अंदर अगर बाइकार्बोनेट डालोगे सो नॉट इवॉल्व CO2 गैस, वहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व नहीं होनी है। तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो रही है कि अल्कोहल एसिड्स की कुछ रिएक्शन शो करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अल्कोहल्स रिएक्ट विद, नंबर 1 एक्टिव मेटल्स, सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जो एक्टिव हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही ऊपर हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और उसके बाद एसिड और मेटल की रिएक्शन सॉल्ट बनाएंगे और कौन सी गैस बाहर निकालेंगे? हाइड्रोजन। अल्कोहल रिएक्ट विद बेस, राइट। और बेस बहुत कॉमन बेस जिसके साथ हम रिएक्ट करके दिखा रहे हैं NaOH के साथ, और वहाँ पर आपका क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। लेकिन नंबर 3 नॉट इवॉल्व CO2 गैस, CO2 गैस इवॉल्व नहीं करता है विद, राइट, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। सो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि गिव 2 रिएक्शन टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, गिव 2 रिएक्शंस टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करने वाली 2 रिएक्शन दो। तो बेटा मेटल के साथ दे देना
और बेस के साथ दे देना, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। तो ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। आप लोग कोई भी एल्कोहल लीजिए, उसकी रिएक्शन Na के साथ कीजिए। और आप सबको पता है RONA प्लस H2, राइट। आप लोग कोई भी एल्कोहल लीजिए, उसकी रिएक्शन बेस के साथ कीजिए और आप लोग लिखोगे RONA प्लस H2O। सो दिस इज़ ए पार्ट फॉर यू। ओके, और कहानी को समझिए कि एल्कोहल जो है वो वर्सेटाइल कंपाउंड है। एक अलग पॉइंट, आसान है, बस शब्द ही कुछ अलग था, राइट। सो व्हाट इज़ द पॉइंट? एल्कोहल नेचर में वर्सेटाइल कंपाउंड है, वर्सेटाइल कंपाउंड है। ओके, और वर्सेटाइल कंपाउंड का मतलब है कि एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल। इलेक्ट्रोफिल की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफिल की तरह भी काम करता है भाई, इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल। समझिए ध्यान से कैसे। CH3 CH2 OH कहीं भी ये आपका स्थिति है, राइट। और इसको कोई भी, मान लीजिए कार्बोकैटायन मिल जाए, H पॉजिटिव मिल जाए, मान लीजिए ये H पॉजिटिव ही मिल गया, तो ये H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा देगा। हमने ऐसी कहानी पिछले टॉपिक में पढ़ी हुई थी मैकेनिज्म में। सो CH3 CH2 OH और H, और भाई एक पेयर बचा और पॉजिटिव चार्ज बचा, ठीक होगा। सो ये एल्कोहल जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा रहा है, सीधा सा मतलब है भाई इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो हैं वो आपकी न्यूक्लियोफिल की कैटेगरी के अंदर आती हैं। सो एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो बना है H पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के अटैक करने के बाद जो बना है बच्चों, उसे हम लोग प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब समझिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल का नेचर कि CH3 CH2, राइट, OH और H, और ये पेयर है और पॉजिटिव चार्ज है। और मान लीजिए ये पूरा का पूरा चीज़ किसी नेगेटिव के कांटेक्ट में आ गया, A नेगेटिव, तो क्या स्टोरी होगा भाई कि यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल। H2O बाहर निकलते ही इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर, आप सबको पता है। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आते ही ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? ये स्थिति बन जाएगी CH3 CH2 पॉजिटिव। बोलो बना या नहीं बना? और CH3 CH2 पॉजिटिव, और क्या हो गया आपका? A नेगेटिव इसके ऊपर जुड़ेगा, तो ये कार्बोकैटायन बना है, ये इलेक्ट्रोफिल है, आप सबको इतना अंदाजा है, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिल जो है वो नॉर्मल एल्कोहल नहीं है, वो आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और इसे ही वर्सेटाइल नेचर कहा गया है कि नॉर्मल एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉर्मल एल्कोहल CH3 CH2 OH, ओके, और H पॉजिटिव। सो इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफिल। नंबर 2, प्रोटोनेटेड एल्कोहल CH3 CH2 OH H एक पेयर और H पॉजिटिव, और मान लो यहाँ Br नेगेटिव है बच्चों, तो क्या होना है कि सबको पता है Br नेगेटिव तो पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब इस O पॉजिटिव पर नहीं करेगा, वो क्या करेगा? यहाँ से एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, बाहर निकलते ही कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपका Br नेगेटिव अटैक करेगा। तो इसका ये वाला जो सेंटर है, ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन का जो सेंटर है, ये वाला किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफिल का काम कर रहा है। आप सबको पता होना चाहिए एल्कोहल का नेचर वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब कि एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफिल की तरह भी काम कर रहा है और न्यूक्लियोफिल की तरह भी काम कर रहा है। लेकिन इसको और डिटेल में जाकर अगर आप समझाओगे तो आप लोग लिखोगे कि एल्कोहल्स आर न्यूक्लियोफिल while protonated alcohols
आर इलेक्ट्रोफिल्स, राइट। प्रोटोनेटेड का मतलब किसी भी अल्कोहल के ऊपर आप लोग H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तीसरा स्टोरी, अल्कोहल्स जो हैं वो आपके ब्रोंस्टेड बेस हैं। ओके, अल्कोहल्स आर ब्रोंस्टेड बेस, समझिए ध्यान से। ओ वेरी सॉरी, नॉट ब्रोंस्टेड बेस एसिड। पहले सुन लो इस कहानी को कि ब्रोंस्टेड साहब ने क्या कहा था, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने बेस गलत क्यों बोल दिया। ब्रोंस्टेड साहब ने ये कहा था कि जो एसिड्स होते हैं वो आपके H पॉजिटिव डोनर होते हैं, जो H पॉजिटिव बाहर निकालता है, और जो बेस होते हैं वो आपके वो होते हैं जो H पॉजिटिव, ठीक है भाई, एक्सेप्ट करता है। यानी एसिड तो हमेशा ही H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, लेकिन बेस क्या करते हैं, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए कहानी समझते हैं कि ये आपका कोई भी ROH है। क्लियर स्टोरी। सो व्हाट एक्चुअली हैपन व्हेन ROH एक्ट एज एन एसिड, अल्कोहल एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए बेस, राइट। सो इट इज ए बेस, इलेक्ट्रॉन रिच एंड ए नेगेटिव चार्ज, राइट। बेस क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। अब स्टोरी क्या होगी भाई, इस बी नेगेटिव को चाहिए क्या, H पॉजिटिव चाहिए। तो H पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा, अल्कोहल से। सो अल्कोहल H पॉजिटिव रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा भाई, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन देते ही आपका H बन गया H पॉजिटिव, और वो किसके साथ चला जाएगा, बी नेगेटिव के, यानी बी नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H पॉजिटिव को। सो RO नेगेटिव, जिसके पास अब 2 पेयर की बजाय बच्चों 3 पेयर हो गया है, प्लस में B और H हो गया है। तो आपको कोई कहे कि कोई रिएक्शन देकर समझाइए कि अल्कोहल जो है वो आपके ब्रोंस्टेड एसिड हैं, तो आप इस तरह का रिएक्शन दे सकते हो, राइट। चलिए फिर दोबारा से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब है जो अपने अंदर से H पॉजिटिव रिलीज करता है। ब्रोंस्टेड एसिड मतलब रिलीज करेगा क्या, H पॉजिटिव, राइट। डेफिनेटली एसिड है तो बेस को ही देगा, ROH है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, और मान लीजिए ये किसी भी बी नेगेटिव के कांटेक्ट में आ गया। अब इस बी नेगेटिव को क्या चाहिए, H पॉजिटिव। तो H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, देते ही R और ऑक्सीजन के पास बच्चों 3 पेयर आ जाएगा और चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और आपका B और H, B अपने इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को प्रोवाइड करा देगा, राइट। तो ये स्टोरी भी आपको ध्यान रखनी है। नाम के बारे में बात करें तो इनके नाम क्या होते हैं ये भी समझ लो, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। और नाम ये है भाई कि ये आपका कोई भी ROH अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, राइट। H पॉजिटिव निकालने के बाद ये जो बचा है इसे एल्कोक्साइड कहते हैं, एल्कोक्साइड, ओके। दिस इज फिनॉल। और H पॉजिटिव निकालने के बाद जो बनेगा उसे फिनोक्साइड कहते हैं, O नेगेटिव। सो आई रिमूव दिस पॉइंट हियर एंड इट इज कॉल्ड फिनोक्साइड, इट इज कॉल्ड फिनोक्साइड। सो अगर नाम देना पड़े, नाम बहुत बार दे भी देगा। सो CH3CH2ONA, सो इट इज सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, राइट। बेंजीन के ऊपर ONA, दैट इज सोडियम फिनोक्साइड। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। और इतना अंदाज़ा आप लोगों को था। अब प्रश्न आता है भाई, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर,
बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बहुत आसान सा प्रश्न था। और आप लोगों ने क्या ध्यान रखा था, एसिडिक नेचर डायरेक्टली वेरी करता है, राइट। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पूरा खेल था, तो मैं उसी चीज़ को लिख देता हूँ जो हमने पहले लिखी थी, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एसिडिक नेचर लिखने के बजाय मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A। ये भी हमारे लिए एक जुगाड़ था, जिसके हेल्प से हमें चीज़ें बहुत आसानी से याद रह जाती हैं। कि अगर मान लीजिए आप एसिड के बारे में बात कर रहे हो, तो एल्कोहल में O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो फिर एसिडिक नेचर आपका कम होगा, राइट। हम अभी बात कर लेंगे, राइट। दूसरी तरफ हम सबको ये भी पता है कि CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, राइट। हम सबको ये भी पता है जहाँ जुड़ा है वहाँ +I इफेक्ट शो करता है, राइट। हम ये भी जानते हैं कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, जहाँ भी जुड़ेगा कार्बन चेन के साथ वहाँ -I इफेक्ट करेगा। और हम सबको ये भी पता है अगर रिंग के साथ आपका OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है रेजोनेंस की वजह से, राइट। अब आ जाते हैं हम सीधे क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चन वो हैं जो सारे आप लोगों ने पहले ही कर रखे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल CH3 CH2OH। सो आप सबको पता है भाई कि CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सो इट शो +I इफेक्ट। अब +I इफेक्ट क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी बच्चों, तो आप याद करो भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो B/A यानी लेस एसिडिक होगा। कहानी यह है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है OH बॉन्ड लेस पोलर होगा। OH बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ऑक्सीजन H के इलेक्ट्रॉन को उतना नहीं खींचेगा, OH बॉन्ड लेस पोलर होगा। लेस पोलर होगा तो इजीली रिलीज नहीं करेगा H पॉजिटिव। इसका सीधा सा मतलब है कि क्या बन गया आपका, लेस एसिडिक। तो वाटर और इथेनॉल में वाटर ज़्यादा एसिडिक है, आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर है। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, आप लोग फिर से उस पॉइंट को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू B/A, राइट। बेसिक ज़्यादा होगा, एसिडिक कम होगा। बेसिक आप पहले पढ़ के भी आए हो, राइट। जिन्होंने एमीन चैप्टर कवर कर लिया था उसके लिए बहुत कॉमन बात है। अगला प्रश्न, प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH and CH3, and tertiary alcohol CH3 COH CH3 or CH3. So you know CH3 is electron donating group, show +I effect. Okay, 2 CH3 group more +I, and in these three cases maximum +I. So यहाँ पर मैक्सिमम +I है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसकी, ऑन ऑक्सीजन, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की, इसका मतलब लेस पोलर है, और लेस पोलर है OH बॉन्ड, राइट। सो लेस एसिडिक है। मतलब आप बहुत सरल से शब्दों में ये कह सकते हो कि प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा एसिडिक है किससे, टर्सरी से। इसका मतलब +I इफेक्ट जो है वो एसिडिक नेचर को अपोज कर रहा है। ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, एंड नाउ यू हैव टू कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ वाटर, इथेनॉल एंड फिनॉल। दिस इज वाटर, इट इज इथेनॉल CH3 CH2OH, and this is an organic compound phenol. So what are the basic effects takes place here? You can clearly observe that in the second case +I effect increases electron density of oxygen, but in third case resonance effect decreases the electron density on
oxygen. So you can point out this 1, 2 और 3. So एसिडिक नेचर में किस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है? आपको जी थर्ड में कम है, तो इसका मतलब उसका OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, ज़्यादा एसिडिक. उसके बाद बात आई भाई सेकंड नंबर पर 0.1 की, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 नंबर की है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 की है, तो इसका मतलब वो सबसे लेस एसिडिक है. रीजन आपसे पूछे तो आप कहो जी पहले पार्ट में कोई इफेक्ट अपीयर नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे में प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, जिससे OH बॉन्ड लेस पोलर हो रहा है. तीसरे केस में रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन रिंग OH ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, जिससे OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो रहा है. सो दैट इज द अनदर रीजन फॉर यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज benzene and OH, so it is phenol. This is phenol, right? And we can put NO2 group here, so it is orthonitrophenol, not ortho, that is para-nitrophenol. Very sorry for this, para-nitrophenol. And one more molecule, that is OH, and that is CH3 here, so it is written as paracresol. आप ध्यान रखिएगा, एक ही बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन पर OH और किसी एक कार्बन पर CH3 का जुड़ना क्रेसोल कहलाता है. अब ध्यान से इफेक्ट को समझिए भाई, सभी में रेजोनेंस है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी केसेज में डिक्रीज होगी रेजोनेंस की वजह से. ओके, यहाँ भी पेयर है, रेजोनेंस है, यहाँ भी पेयर है, रेजोनेंस. अब सबको पता है ये होगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये रेजोनेंस है, राइट. अब दूसरा वाला जो केस है उसमें आप ध्यान से देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप भी है NO2, और विड्रॉल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अपनी तरफ खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है. इसका मतलब कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है यहाँ. और तीसरे केस में देखिए CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग की तरफ. इसका मतलब आप ये समझो कि केस नंबर 1 में रेजोनेंस हो रहा है, केस नंबर 2 में NO2 ग्रुप रेजोनेंस को फेवर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रेजोनेंस कर रहा था उसको और फेवर कर रहा है. लेकिन तीसरे केस में राइट CH3 ग्रुप रेजोनेंस को अपोज कर रहा है, राइट. और CH3 और NO2 इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं. तो आप लोग कह सकते हो कि सेकंड केस में -I इफेक्ट फेवर रेजोनेंस, -I इफेक्ट फेवर कर रहा है रेजोनेंस को, जबकि दूसरे के अंदर +I इफेक्ट जो है CH3 दे रहा है तो +I इफेक्ट राइट अपोज कर रहा है रेजोनेंस को. अब मामला आ गया भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से केस में सबसे कम है, क्योंकि आप सबको ये तो पता ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B/A, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ही ज़्यादा एसिडिक होगा. तो सेकंड केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, राइट. और सबसे कम है तो OH बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होगा. फिर मामला आपका 1 का आता है, और फिर आपका मामला सबसे लास्ट में थर्ड का आता है. ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को करा दिए थे, राइट. तो आप लोग इन चारों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, राइट. और एक NCERT में क्वेश्चन है, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. 11.4 क्वेश्चन. द वन इज प्रोपेन 1-ol, CH3 CH2 CH2OH. ओके, प्रोपेन 1-ol. द नेक्स्ट वन इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इट इज फिनॉल. सेकेंड कार्बन पर नाइट्रो, फोर्थ कार्बन पर नाइट्रो, एंड सिक्स कार्बन पे नाइट्रो. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. द नेक्स्ट वन इज 3-nitrophenol. This is phenol and it is at 3-nitrophenol. Okay. The next one is 3,5-dinitrophenol. Okay, OH and 3,5-dinitrophenol. So very sorry for this. So again draw benzene ring. This is 3
and this is at 5 nitrophenol. Okay, and in next part, that is phenol, and the next one is 3-methyl phenol. फिनोल और 3 पर मिथाइल है। कहीं भी आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, आप लोग इफ़ेक्ट को समझिए। पहले में प्लस आई इफ़ेक्ट इंक्रीज कर रहा है, बाकी सब में फिनोल है, तो रेजोनेंस तो सब में ही है। फिनोल है, रेजोनेंस है, फिनोल जहाँ है वहाँ रेजोनेंस है, राइट। सो दिस इज रेजोनेंस एंड दिस इज रेजोनेंस। सो व्हाट अदर इफ़ेक्ट्स? सेकंड केस के अंदर नंबर डाल देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, राइट, ये 5 है और ये 6 है। ओके, सेकंड केस के अंदर क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखिए आप लोग। सेकंड केस में आपका NO2 ग्रुप और विड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब OH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। थर्ड में एक NO2 है, फोर्थ में 2 NO2 विड्रॉल है, राइट, फिफ्थ में कोई NO2 नहीं है, सिक्स्थ में CH3 ग्रुप अपोज कर रहा है। तो किस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी? देन डेफिनेटली इट इज सेकंड, राइट। उसके बाद मामला आता है किसका? दूसरे पॉइंट पे आपसे पूछे कि भाई ठीक है किसकी होगी, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रखा है और हम डिक्रीजिंग में आ गए, कोई बात नहीं, इंक्रीजिंग में लिख लेते हैं। सबसे वीक, सबसे वीक का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल बढ़ी है, डेफिनेटली वो पहला केस है जहाँ केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, राइट। उसके बाद उससे कम कहाँ बढ़ी है, आप देखिए सिक्स्थ केस के अंदर, राइट, सिक्स्थ केस के अंदर रेजोनेंस को अपोज किया गया है। उसके बाद बाकी सब में घटी है, राइट। सबसे कम कहाँ घटी? फिफ्थ में। फिर एक NO2 जुड़ा तो और ज़्यादा घट गई, फिर 2 NO2 जुड़े तो और ज़्यादा घट गई, और फिर 3 NO2 जुड़े तो और ज़्यादा घट गई। एसिडिक नेचर बढ़ता गया। ये आपका मामला था, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। और आखिरी क्वेश्चन जो आपको समझना है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन है CH3 CH2OH, राइट, और फिनोल, आपसे कोई पूछे दोनों में कौन अच्छा एसिड है, दिस इज योर पार्ट, ये क्वेश्चन था। तो आप कहोगे जी CH3 जो है वहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, ओके, और यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ कम है, इसका मतलब कि ये मोर एसिडिक है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया इन दोनों में? और ये क्या है बेटा? लेस एसिडिक है। अब प्रश्न आ जाते हैं, जब ये H पॉजिटिव रिलीज करेंगे CH3 CH2O नेगेटिव और ये रिलीज करेगा, तो आप ये कहोगे भाई वो उसने इथोक्साइड आयन बनाया, ये फिनोक्साइड आयन बनाएगा नेगेटिव, और इसके पास 3 पेयर हैं। क्लियर हो गया? अब मामला आता है भाई कि जो मोर एसिडिक होगा, राइट, उसका जो प्रोडक्ट होगा, एसिड का प्रोडक्ट कॉन्जुगेट बेस, ध्यान दीजिएगा, कॉन्जुगेट बेस बना है। H पॉजिटिव रिलीज कर दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ CH3 CH2O नेगेटिव, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। एसिड से H पॉजिटिव निकाल दीजिए, उसका कॉन्जुगेट बेस आपको मिल जाएगा, राइट। अब दो बातें हैं, कॉन्जुगेट बेस किसी का अगर ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट जल्दी अपने प्रोडक्ट में बदलेगा, तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस और ऊपर वाले कॉन्जुगेट बेस की आप तुलना करो तो पहले में प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और ये कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है, इसलिए वो वाला अल्कोहल लेस एसिडिक था। और ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है, इसको देखिए, रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब अगर आप ये तुलना करते हो मोर स्टेबल। सो द क्वेश्चन इज फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। ध्यान दो, बहुत सरल से शब्दों में, मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन या इथोक्साइड आयन।
फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन इथोक्साइड आयन। सो अब आप इसको लिखोगे कि फिनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, तो फिनोल जो है वो मोर एसिडिक है, फिनोल मोर एसिडिक है किससे, देन इथोक्साइड आयन किससे बना है, इथेनॉल से। तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है, यानी जो अच्छा एसिड होगा उसका एल्कोक्साइड आयन या फिनोक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और स्टेबल करने का काम कैसे हुआ मैंने बताया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ CH3CH2O नेगेटिव and the first one is ethoxide ion, the second one is phenoxide ion। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखिए, फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन की रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से बनाए हैं, ये स्टोरी हो जाएगी भाई। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 पेयर, राइट, ओके। और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये लेस स्टेबल है और ये नीचे वाला क्या है, मोर स्टेबल है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड के H पॉजिटिव निकलने से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, मोर स्टेबल होगा। आपको पता स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट मोर स्टेबल होगा। लेकिन एक बात और लिख देता हूं भाई, ऑर्गेनिक का अगर बेसिक्स आपने पढ़ा है कि लेस बेसिक होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप सब लेस बेसिक वाली बात तो की ही नहीं मैंने। अब अगली 2 मिनट में क्लास को भी ख़त्म करता हूँ। आपको पता होना चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड से H पॉजिटिव निकाल दो, उसका कॉन्जुगेट बेस, और स्ट्रॉन्ग भी हटा देता हूँ मैं, राइट, एसिड लिख देता हूँ। एसिड जो है उसका कॉन्जुगेट बेस, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और क्यों होगा ध्यान रखना, आपको एक एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। CH3CH2OH, H पॉजिटिव निकाल दो, किसी के लिए भी निकाल दो, रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ, बस सिंबॉलिक है, समझा रहा हूँ। सो ये एसिड है और ये इससे H पॉजिटिव निकाल दिया, तो इसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट, आई मेंशन हेयर कॉन्जुगेट बेस। दूसरी तरफ ये है फिनॉल, ओके, इट इज एसिड एंड ये है फिनोक्साइड आयन। कॉन्जुगेट बेस। अब 2 बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और वो 2 बात क्या हैं। पहली चीज़ स्टेबिलिटी। आपको पता है प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी कम कर रहा है, राइट, और रेजोनेंस इफेक्ट ऑक्सीजन नेगेटिव की स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसका नेगेटिव चार्ज ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब एसिड तो आप सबको पता ही था कि नीचे वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, मानते हो ना, राइट, और ऊपर वाला वीक एसिड है। इन दोनों के अंदर, इन दोनों के कंपेयर में, और स्ट्रॉन्ग और वीक ना लिख के मैं प्रॉपर वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, मैं मोर और लेस एसिडिक लिखता हूँ, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये लेस एसिडिक है और ये मोर एसिडिक है। कहाँ पढ़ के आए हो आप लोग, पीछे बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब लेस एसिडिक है तो मामला आता है भाई उसका कंजुगेट बेस लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है।
राइट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। और आपका ये वाला मोर एसिडिक है बेटा, तो मोर एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है। ओके, अब बात आता है कि आप लोग अगर इनके बेसिक नेचर को देखो, राइट, तो आप ध्यान से देखिए कि जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन सा H पॉजिटिव जल्दी एक्सेप्ट करेगा। बेस तो H पॉजिटिव लेता है ना, तो आप ये कहोगे सर पहले वाले में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो H पॉजिटिव जल्दी अटैक करेगा, इसका मतलब लेस एसिडिक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन मोर बेसिक है। तो आपको ध्यान रखना, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि दूसरी तरफ मोर एसिडिक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, राइट, और ज़्यादा स्टेबल है। अब मामला आ गया कि भाई इसके बेसिक नेचर को समझाओ। H पॉजिटिव जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट बेस जो है वो आपका लेस बेसिक है। मेरे ख्याल से पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स को जितना ज़्यादा अच्छे से कवर करोगे उतना ही आप लोग समझ पाओगे। वाटर एसिड है, OH नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस है, एसिड और कॉन्जुगेट बेस CH3 CH2OH एंड CH3 CH2O नेगेटिव, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, राइट, ये भी एसिड है। ओके, और तीसरा फिनॉल, ये भी एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, O नेगेटिव। ओके, ये बेस है और कौन सा बेस है? कॉन्जुगेट बेस है। और मैं पॉइंट डाल देता हूँ। नंबर 1, आप ये बताइए कि इनमें ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? तो आप ये कहोगे सर पहले में कोई इफेक्ट नहीं है, दूसरे में प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और तीसरे में प्लस आई इफेक्ट आपका घटा रहा है। तो एसिडिक नेचर बताइए, राइट। आप कहो जी फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉल। उसके बाद आपका वाटर का टर्न आता है, क्लियर हो गया। और तीसरा आपका सबसे कम जो है वो CH3 CH2O नेगेटिव है, राइट। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ लिया स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो जो ज़्यादा एसिड है भाई उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सो कॉन्जुगेट बेस किसका ज़्यादा स्टेबल है, राइट। आपको पता है ये O नेगेटिव, OH का ज़्यादा स्टेबल है, ये O नेगेटिव क्योंकि रेजोनेंस इसके नेगेटिव चार्ज को, राइट। और फिर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है और सबसे कम स्टेबल इसका कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ H लिखना था तो H ही लिखता हूँ, ऊपर वाले में इथेनॉल था तो आई करेक्ट द पॉइंट CH3 CH2, सो CH3 CH2O नेगेटिव, राइट। और तीसरी तरफ आपसे ये पूछें कि बेसिक नेचर अगर पूछा जाए किनका, जो एल्कोक्साइड आयन है, तो आप सबको पता है भाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस +1 में याद करो यार, इक्विलिब्रियम में बहुत पढ़ाया है मैंने आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, H पॉजिटिव अटैक नहीं करेगा। तो स्टोरी अब चेंज हो गई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और मैं समरी लिख देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा, राइट। जो आपको ध्यान रखना था आखिरी पॉइंट के अंदर, पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट में हमने ध्यान रखा दैट इज पोलैरिटी कार्बन ब्रांचिंग PCB। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी भाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर, दैट इज पोलैरिटी ब्रांचिंग अपॉन कार्बन, राइट। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी भाई दैट इज एसिडिक नेचर, राइट। उसके लिए आप लोगों को सीधा बताया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इज इक्वल टू बी अपॉन ए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, राइट। और उसके बाद आपको बताया कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट, उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, आप 2 पॉइंट पे समझिए, कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा और वीक होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। और रीजन समझना हो तो लाइव क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, आपको फिर एक बार अच्छे से कवर करा देंगे, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस, राइट। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से कंपेयर कीजिए। फिनोल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनकी तुलना में मोर एसिडिक है, ओ नेगेटिव है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो ये स्टेबल तो ज़्यादा है, लेकिन ये वीक क्या है, वीक बेसिक है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। समय भले ही ज़्यादा लगा हो, लेकिन क्योंकि टॉपिक भी हमने बहुत कवर किए हैं, लेकिन ये लेक्चर था उन्हीं के लिए जो आप पिछले सेक्शंस के अंदर आपके 2-3 जो लेक्चर मैंने बनाए थे बॉइलिंग पॉइंट एसिडिक नेचर को लेकर, वो कवर करके आए हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।